सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इलेक्शंस को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में 21 अक्टूबर से गिलगित बल्तिस्तान के 22 रोजा तवील दौरे पर हैं, जहां वो रोज कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, कन्वेंशन में जा रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह और नुमाया कामयाबी मिल सके। बिलावल भुट्टो ने कॉर्नर मीटिंग में इंतखाबात से पहले ही हुकूमत पर धांधली का इल्जाम भी लगाया और साथ ही धमकी भी दी कि अगर इन इंतखाबात में धांधली की गई तो वो इस्लामाबाद में धरना देंगे। उनका जरा सुनिए। मैं किसी को आपके वोट पे डाका नहीं डालने दूंगा। मैं खबरदार करता हूं, आप यहां धांधली नहीं कर सकते, हम आपको इजाजत नहीं देते। आप मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट का चोरी करने की कोशिश भी की तो मैं इनके साथ मिलके हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज को यकीन है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, इनमें कोई धांधली नहीं होगी। उन्होंने बिलावल के इल्जामात को बिल्कुल बेबुनियाद करार दे दिया और कहा कि इंतखाबात से कबल धांधली के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है, बिला वजह वावेला किया जा रहा है। बताया जाए कहां धांधली हो रही। उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। धांधली कहां से आया? आज अगर मुझे बताएं भाई किस जगह में हो रहा है, मैं उसको दूर कर दूंगा। तो अभी तक पुरअमन है, साफ है, शफाफ है। तो मैं हैरान हूँ, अगर मुझे निशानदेही करा, मैं दावत देता हूँ, खोला है मेरे दफ्तर, आकर मुझे बताएं मेरे दफ्तर में वो कहाँ पर किस जगह में हलकों में क्या होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने कहा कि कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैसे पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी किए गए हैं, अब तक मुख्तलिफ जमातों के 95 अरकान को नोटिस जारी किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त पीपल्स पार्टी की है। कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर मौजूद हैं। कायरा साहब, खुद भी आप गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत करें कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है, आप लोग को नोटिस भी मिल रहे हैं। क्यों ये अमल किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से? शिकायत का मौका क्यों दे रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन को? पहली बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस तरह पार्टी का नाम लेके अगर बात करनी है तो उन्हें सबूत देना होगा कि हमने क्या वायलेंस की है। क्या किसी पार्टी के सरबराह का अपनी पार्टी के लिए कैंपेन चलाना जुर्म है? अगर हम कैंपेन चलाएंगे तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलाएंगे? हाँ, यहाँ चीफ सेक्रेटरी चलाएंगे? कौन चलाएगा कैंपेन से? ये क्या लॉजिक है इनके पास? बिलावल साहब अपनी पार्टी के सरबराह हैं, वो कोई एग्जेक्टिव ओहदा नहीं रखते, जहाँ वजीर उनको नजर नहीं आते, जहाँ वजीर आजम आके ऐलान करते उनको नजर नहीं आते, वहाँ उनकी जबान खामोश है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इस बात, बिलावल साहब ने जो बात कही थी, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की बात अभी नहीं की, उन्होंने अप्रीशिएट किया इस बात को। और मुझे अफसोस है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये को कंडेम करना है कि बिलावल साहब ने तो कहा कि ये बड़ा अच्छा अमल है कि फौज वहाँ पे अंदर हल्कों में या पुलिस स्टेशनों में नहीं लगाई गई और हम एक बेहतर फिजा में जा रहे हैं। जो फ्री पोल रिगिंग का जिक्र उन्होंने किया, फ्री पोल रिगिंग में बिलाशुबा जल्दी वोट मंगवाए जा रहे हैं। 100 में यहाँ पे हर एक हल्के में 400 के करीब वोट आए हैं कराची से सरकारी मुलाजमों के नाम पे। वो उनका नोटिस लिया गया तो जज साहबान ने उसको होल्ड कर दिया, उसको मंसूख कर दिया। हम तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, उन्होंने मुस्लिम लीग के लोग तोड़ के जाके पीटीआई में शामिल किया इलेक्शन से कबल। ये धांधली के रंग में नहीं है तो क्या है? इस तरह कुछ आजाद मेंबरान को एक खास निशान दिया गया, जो माजी के लोकल बॉडीज और जनरल इलेक्शन के अंदर जब भी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए गए तो उनको एक खास निशान दिलवाया गया। ये हमारा एक्सपीरियंस है, उसका हमने जिक्र किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने कब अलर्ट किया उस प्रोसेस को, जो वो इस्तीफा हो गए। तो मुझे बड़ा अफसोस है। इलेक्शन कमीशन को ये तमाम शिकायत आपने दर्ज कराई या फिर सिर्फ जलसे जुलूस में खिताब करते हुए इन तमाम धांधली का जिक्र हो रहा है जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं?
जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं वो हम इलेक्शन प्रोसेस की बात अभी नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूं कि हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज कर ही नहीं रहे, हमने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर एतराज किया। चीफ इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या पड़ी वो दरमियान। फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़ाहिर है वो ये कह रहे हैं चूंकि इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो यकीन दिला रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। ये जो धांधली के इल्ज़ामात बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं, तो फिर ये कन्फ्यूजन कहाँ आ रही है? वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे या आप उन्हें समझा नहीं पा रहे? क्या कन्फ्यूजन है दरमियान में? पहले मैं आपको समझा लूं, फिर मैं उनको समझाऊंगा। जी, पहले आप मेरी बात करें। दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस है इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन जो अपना काम कर रहा है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। उसके अंदर जो एतराजात हैं वो इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं, लेकिन मैं वो भी अभी आपको जिक्र बताता हूँ। मसलन मिसाल के तौर पे जामिर का हमारा एक हल्का है, वहाँ पे जेडी पोलिंग स्टेशन है, वो कुछ 3 किलोमीटर दूर बना दिया गया है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कभी स्टेशन नहीं रहा, लेकिन उसका हमने जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दी है, हमें तवक्को है एड्रेस हो जाएगा। हम इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एतराज नहीं कर रहे अभी। ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो जमाती वाबस्तगियां तब्दील कराई जिसमें इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तो अपने जिम्मे ले लिया, वो तो यहाँ पीटीआई के नुमाइंदे बन के खड़े हो गए। मुझे बड़ा अफसोस है, आई कंडेम दिस एटीट्यूड कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। सही। और दूसरी बात कि अगर अपनी पार्टी की कैंपेन मैं नहीं चलाऊंगा, मेरा चेयरमैन नहीं चलाएगा, मेरा जनरल सेक्रेटरी नहीं चलाएगा, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चलाएंगे? ठीक। तो कह साहब ये जो तमाम शिकायत आपको है सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेकर, या फिर ये मुस्लिम लीग नून और दूसरी बड़ी जमातें जो वहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों को भी हैं? चूँकि अब ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन भी शुरू होने वाली है, वहाँ मरियम साहिबा भी वहाँ जा रही हैं। आप लोग चूँकि बिफोर टाइम चले गए तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई, आपने निशानदेही कर दी। दूसरी पार्टियाँ भी इस पर एतराज़ कर रही हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही एतराज़ है अभी तक इस पर? बाकी जमातों से पूछिए, यकीनन उनको भी एतराज होंगे तो वो भी एतराज कर रहे होंगे। उनका मैं तर्जमान नहीं हूँ कि मैं उनकी बिहाफ में बात करूँ, मेरा इस्तेकाक नहीं है, मैं तो अपनी बात करूँ। जी। लेकिन आपने तो ज़ाहिर आपकी बात चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी आकर कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का वो भी नाम ले रहे हैं, दूसरी जमातों का कोई इस तरह खास जिक्र नहीं हो रहा, तो शायद इससे तासुर उभर रहा है कि एतराज़ भी सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही है इस वक्त। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का यही रवैया रहा तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ खुल के बात करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को अभी कंडेम नहीं कर रहे, उनको एलिज नहीं कर रहे, और अगर वो अपना सार इसमें देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आके दे सारे। कायर साहब, चूंकि अब आप लोग ज़ाहिर बिलावल भुट्टो साहब खुद भी गिलगित बल्तिस्तान में मसरूफ़ हैं, अभी एक कैंपेन वहाँ पर चलनी है, 15 को इंतखाब होना है, उसके बाद फिर इसके नतीजे आएंगे। तो पीडीएम की जो मूवमेंट चल रही थी उसमें भी एक बड़ा गैप आ गया है। आज 1-2 दिन से आप देखें कहीं कोई सियासी गर्मा गर्मी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके जवाब जिस तरह होते थे वो माहौल नहीं नज़र आ रहा, तो उस मूवमेंट का मोमेंटम बड़ा स्लो नहीं हो गया? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, आपकी स्क्रीन चलनी है, आपको आपका ख्याल है कि हर वक्त तलवारें निकली रहे और बंदूकें चलती रहे और तुम्हारे बदतमीजी जिस तरह गवर्नमेंट करती है वो चलता रहे तो आपका भी काम चले। सियासत हर वक्त गर्मी नहीं होती, उसके अपने प्रोसेस होते हैं और हमने बाकी काम भी साथ साथ करते हैं। हमारा 8 तारीख को उसकी मीटिंग हो रही है, 22 तारीख को उनका जलसा हमारा पीडीएम का पेशावर में हो रहा है, ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो आपका क्या ख्याल है कि हम हर वक्त सिर्फ एक ही काम है, जलसे करते रहे, तरीके चलाते रहे? उसके प्रोसेस है, हर चीज का अपना एक मरहला, अपना एक लेवल है। और ये भी पीडीएम की कैंपेन का हिस्सा ही है कि हम यहाँ पे सारी जमातें अपनी कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को राय लोगों के साथ साथ अपनी पहुंचा रहे हैं, मीडिया के जरिए सारे पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब है। लेकिन कह साहब वो जो दरमियान में आज सादिक साहब वाला एक एपिसोड आया, वो जो बयान आया, तो ऐसा लग रहा था कि वो पीडीएम का पूरा रुख कहीं और तब्दील हो गया। पीडीएम निकली थी अवामी मसाइल को हल करने के लिए, अवामी इशूज़ को उजागर करने के लिए, हुकूमत को घर भेजने के लिए, लेकिन कौमी सलामती जैसे हसास मौज़ूआत सामने आ गए, पार्लियामेंट में उस पर बात हुई, फिर उस पर हुकूमत की तरफ से रिएक्शन, फिर इंडियन मीडिया ने उसको किसी तरह से कैश किया, तो ऐसा लग रहा था वो पीडीएम की जो मूवमेंट अवामी मसाइल के लिए थी वो कहीं बैकग्राउंड में चली गई और ये दूसरे इशूज़ खुलकर सामने आ गए और ये बड़े इशूज़ के तौर पर डिस्कस होने लगे। मुझे वैसे आपस की बात है, मुझे आप बड़े सारे मीडिया के अंदर बड़े बाकमाल हो गए, आप बड़े एक्सपीरियंस है। मुझे बड़ी हैरानगी है कि किस बात को इंटरप्रेट किया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया। अय्याज सादिक साहब ने क्या कहा तो मैंने सुना है, अगर वो दुरुस्त है, अगर वो दुरुस्त ना हो तो जरा मेरी तस्दीक कर दीजिए। मैंने सुना है मुझे है, क्योंकि मैं तो इधर था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया और यहाँ पे आके जो उनका तैयारा गिरा दिया गया और उनका एक पकड़ा गया
उसके बाद हमारे पास हमें बुलाया गया और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ये गुफ्तगू करने का ड्रंग ही होता है ना, घबराए हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर हमने टांगे कांप रही थी, उन्होंने अल्फाज भी इस तरह के इस्तेमाल किए ना। तो ये तो एक अंदाज है ना, ये इसमें नेशनल सिक्योरिटी। अगर मैं कहूँ कि शाह महमूद की टांगे कांप रही हैं और उनकी आंखों से खौफ नजर आ रहा है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी हर्ट हो जाती है पाकिस्तान। अच्छा नहीं कह साहब, इसमें मजे की बात ये थी कि शहरी रहमान साहब अभी उस मीटिंग में मौजूद थी, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की बहुत सीनियर रहनुमा है, और उन्होंने जब उनसे बात हुई इससे मुतालिक, उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ इस तरह का कोई वाकया, कोई बातचीत इस तरह नहीं हुई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब का इस तरह का कोई वाकया वहाँ पेश ही नहीं आया। तो बड़े सवाल फिर अयाज सादिक साहब के बयान पर उठ गए थे। बात है कि आप मेरा आपने सवाल का जवाब लेना है कि मुझे आपने जवाब देने हैं? नहीं आप जवाब दीजिए, आप दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ भाई मेरे कि वहाँ पे जो अयाज सादिक साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि अगर हमने नहीं किया तो हम पे हमला हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि हम पे हमला क्यों होना था? हम पे हमला, हम हमला आवर थे, पाकिस्तान की सरजमीन अटैक हुई थी, हमारी एयरफोर्स से उनका जहाज गिराया था, उनका पायलट हमारे कब्जे में था, उनका जासूस हमारे कब्जे में है। तो हिंदुस्तान किस पर जाके दुनिया को जाके बावर करा सकता था? लेकिन गवर्नमेंट ने बहरहाल इसको, इस मामले को, अभिनंदन को छोड़ने का फैसला किया, हमारी जमात होने का अच्छा थे। लेकिन अगर उसको तो हमारी खैर बेहतर होता, लेकिन हमें इस पर एतराज नहीं। अब अयाज सादिक की बात ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने गलत जानी की, उसमें नेशनल सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? कौन सी चीज है जो उन्होंने आके बयान कर दी जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ चली गई? सही, लेकिन ज़ाहिर है वो उनके लीडर मियाँ साहब, मरियम साहिबा जब बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, खिताब करते हैं, तो वो इदारों से मुखातिब होते हैं। और अयाज साहब अभी कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक उन्होंने बात की, तो वो एक तजाद सामने आ रहा है कि लीडरशिप का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं सकती, सब कुछ वो इदारे कर रहे हैं जो उनको लेकर आएँ। और फिर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, हुकूमत ने वापस किया, तो फिर हुकूमत कैसे फैसला कर सकती है? मतलब वो बयानी का तजाद एक बड़ा खुलकर सामने आ रहा है इसमें, लीडरशिप का और जो नीचे रहनुमा है उन लोगों का। अक्सर आपने दो सवाल इकट्ठे कर दिए। पहले वाला सवाल दोबारा आपने रिपीट किया और फिर नया सवाल उससे ऐड कर दिया। एक सवाल को एड्रेस करते फिर दूसरा सवाल कर। जो अयाज सादिक साहब से बात कही है उसके ऊपर मैं मौक़िफ़ दे चुका हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि वो गलत बयानी है, ऐसा नहीं है। और शाह महमूद को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इसकी वजाहत कर देनी चाहिए। और उसके बाद अयाज सादिक साहब ने उसके बात भी कर दी, उस पर एक्सक्यूज भी कर लिया। फिर अगर आपके ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच हो गया है, पाकिस्तान की तार हो गई है, पाकिस्तान को खदशा पैदा हो गया है, तो हमला होने लगा है हमसे, तो आप चौक से सोचिए, गवर्नमेंट से चौक से सोचिए। रही बात मियां नवाज शरीफ की, मियां नवाज शरीफ अपनी जमात के सरबराह हैं, मैं उनको पर्सन नहीं हूँ। आप उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। जो पीडीएफ कह रहा है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन के अंदर दिए गए तरीकाकार के मुताबिक तमाम इदारों को काम करना चाहिए, सियासत के अंदर इदारा जाती मदाखलत नहीं होनी चाहिए और पेरेंट्स इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतें आनी चाहिए। ये हुकूमत फेल हो गए, इसको कहना चाहिए। ये हमारा नैरेटिव है। पाकिस्तान में इलेक्शन जीने गए, हमसे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मदाखलत हुई, हमारे सबसे ज्यादा हुई। खुली किताबें हैं ना, कुछ छुपी हुई है कि हमें बेशक भूले हुए हैं, हमें कोई आर्मी चीफ भूले हुए हैं, हमें को ने जो कुछ किया हुआ है, जो उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में बयान किए हुए हैं, तो कुछ छुपा हुआ है आपसे, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। तो जो वो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ से तो हम साथ हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो कह सकते लेकिन वो बयानियां जिस तरह वो बयान कर रहे हैं उसमें उनके अपने तजुर्बात है, उसके वो जवाब दे हैं। हम उस एलामिये के साथ हैं जो पीडीएम ने दिया है। सही, तो कह रहे साहब अब अगर इस हुकूमत को आप घर भेजने में अगर कामयाब हो भी जाते हैं, मिड टर्म इंतखाबात होते हैं, वो तो उसी निज़ाम के तहत होंगे जैसे 2018 के इंतखाबात हुए थे, फिर जो जमात हारेगी वो धांधली का शोर मचाएगी, तो ये मामला यहाँ रुकेगा तो नहीं? इंतखाबी इस्लाहात तो अभी नहीं हुई हैं, ना आपने की, ना मुस्लिम लीग नून ने की, ना ये इस वक्त हुकूमत कामयाब हो सकी, तो फिर इन इंतखाबात के नताइज को सब मानेंगे जो भी नतीजा आएगा अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं आपकी तहरीक? ये मेरे भाई, मुझे बड़ी माजरत, बहुत आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे सब बड़े मोहतरम दोस्त हैं। आप पहले हमारा इलामिया पढ़िए, आपके सवाल उसमें एड्रेस हुए हैं कि हम क्या करेंगे और उसके बाद इलेक्शन से पहले क्या इस्लाहात होंगी, क्या तरीकाकार होगा, वो उस पर दिया हुआ है। पहले इलामिया को पढ़ के मुझसे सवाल करें। देखिए कायर साहब, जब 5 साल आप लोगों को हुकूमत मिली, मुस्लिम लीग नून को मिली, उन 5 सालों में आप लोगों ने वो नहीं किया। अब इस हुकूमत को घर बेचकर जब एक क्योस मचा होगा, हर तरफ अफरा तफरी होगी, हुकूमत नई नई गिरी होगी, कैसे आप लोग ये सब कर लेंगे जो उस एलामिया में लिखा है?
मेरे भाई आप जरा उस एलामिये को पहले पढ़ के सवाल करें। रही बात मेरे 5 साल की, मैंने 5 साल में इंतखाबी इस्लाहात की, भी जरा पढ़ के देख लीजिए क्या की। बहुत सारी कोशिशें हमने बेहतर करने की की। हमने इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस किया, उसको फाइनेंशियल अथॉरिटी की, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए हमने, लेकिन तो सारा काम मुकम्मल तौर पर नहीं चला। सियासी मामला में मदाखलत का अमल जारी है, इंतखाबी अमल में मदाखलत का अमल जारी है, सियासी जमातों को तोड़ने और जोड़ने का अमल जारी है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आप अपने दिल में हाथ रख के मुझे तसल्ली दे सकते हैं? है तो हम कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है। कायर साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, अब एक हमने बड़े ऐलानात किए हैं, इंडस्ट्रीज़ को बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। बिजली की कीमतों में 50%, 25% जो इजाफी बिजली इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करेंगी वो रिलीफ उनको मिलेगा। पीडीएम ने जो प्रेशर डेवलप किया है उसके नतीजे में हो रहा है, क्या समझते हैं आप? क्योंकि पॉपुलर स्टेप्स ले रहे हैं वज़ीर आज़म। मैं समझता हूँ कि ये उसके ऐसे ही मैयर्स जो हैं वो कॉस्मेटिक से हैं। वो बेसिक जो इशू है उसको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे। नाम तो लेते हैं कि ये इंडस्ट्री को मैंने एक इंसेंटिव दिया है या उनको एक रिलीफ दिया है, लेकिन एक्चुअल बात ये है जो सर्कुलर डेट है वो एक शायद 80 की तरह मैंने परसों भी ये कहा था एक मीटिंग में कि ये हमने इनको पास ऑन दिया था, हमें मिला था 550 2008 में 2013 में। तो 13 में जब 550 में सर्कुलर डेट मिला तो हमने जब छोड़ा दिया पास हो गया 2018 में वो 900 था, 900 बिलियन था। तो अभी 2200 से ज्यादा है जनाब। ये 2 साल की इनकी कारकर्दगी है, जबकि इन्होंने 5 या 6 दफा टैरिफ बढ़ाया है। तो IMF ने भी वो एक मुसीबत डाली हुई है इनको कि भाई हम नहीं अगली आपको अब तक आप सर्कुलर डेट जो है ना उसको डेट कम ही नहीं लाएंगे। आपने तो मैंने कहा इसी तरह रफ्तार से अगर बढ़ता गया तो हमारा रेवेन्यू इस वक्त जनाब जो है 4000 सारा बिलियन। तो ये तो मेरा ख्याल है फिर 2 साल में 4000 तो सारा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा सर्कुलर डेट। साहब, हमाद अजहर साहब ज़ाहिर वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी बड़ी यकीन दहानी कराई कि चीनी की कीमतों में बहुत नुमाया कमी होगी, बहुत जल्द ये कीमतें नीचे आएंगी। अगर ये महंगाई का जोर टूटता है, चीज़ें इसी तरह सस्ती हो जाती हैं, तो फिर ये जो आपकी पीडीएम इस वक्त बड़ी जोरों पर है, इसमें भी ज़ाहिर है इसका भी जोर टूटता हुआ महसूस होगा। तो फिर मामलात के किसी डायलॉग की तरफ जा सकते हैं उस सूरत में जो शायद खाकान साहब भी जिसका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि डायलॉग तो हर सूरत ये देखे ना, डेडलॉक तो नहीं हो सकता ना। अगर किसी तरीके नतीजे पे पहुंचना है तो डायलॉग किसी तरीके से भी हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, किसी जिस तरीके से हो, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना इस तरह तो क्राइसिस ही क्राइसिस। मैं बात समझता हूँ कि ये हो नहीं के रहना है, लेकिन बात यह है कि किस एंगल से होने हैं मुज़ाकरात। क्या हमारे जो टर्म्स हैं जो चाहते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक हो, बालादस्ती हो, सॉवरन पार्लियामेंट हो, या एक हमारा नारा बोर्ड को इज्जत हो, तो ये सारी चीजें आपके सामने है। इस तरह तो नहीं होगा जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर इसी तरह इलेक्शन हुए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कोई मानेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारे मामला बहुत आगे जा चुके हैं, और इन चीज इस तरह नेकड़ली करना बहुत मुश्किल हो गया। जिस तरह 2018 में हुआ है वो तो नेकड़ली सारा कुछ हुआ है ना, विजिबल था। तो इनविजिबल तरीके होते रहे हैं। पहले मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं कि चले इनविजिबल चीजें चलती रही हैं, लेकिन इस हालात में तो किसी तरह भी ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता पब्लिक पे वोटर से। ये डायलॉग हुकूमत के जाने के बाद होंगे या उससे पहले ही हो सकते हैं? ये ऑप्शन क्या है जिस डायलॉग की बात शायद खाकान साहब आपकी टॉप लीडरशिप में ज़ाहिर है वो कर रहे हैं? हुकूमत से होने, इदारों से होने, हुकूमत जाने के बाद होने, पहले होने? सिचुएशन जरा क्लियर कीजिए। नहीं, ये किसी स्टेज पे भी हो सकती हैं। देखिए, अगर इनको अल्लाह हिदायत दे तो मेरा हाल ये भी रिकंसीडर कर सकते हैं अपने स्टांस जो इन्हें लिए हुए हैं। अच्छा। जो मैं समझता हूँ एंटी। जरा एक सेकंड जरा रुकिएगा, जरा कायरा साहब से भी इस पर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानूं। कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी भी इस पर, जिस तरह नून लीग बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा इस वक्त कर रही है कि डायलॉग किसी भी वक्त किसी भी सतह पर हो सकते हैं और हुकूमत से भी हो सकते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी का भी ये मौकिफ है? आप भी हिमायत करते हैं इनके इस मौकिफ? देखिए, अगर कोई पे यकीन रखता है, अगर कोई जमहूरियत पे यकीन रखता है, तो जमहूरियत तो डायलॉग को कभी बंद करती नहीं। डायलॉग बंद हुआ जमहूरियत रुक जाती है। तो कौन होगा जो कहेगा कि डायलॉग नहीं हो सकता? लेकिन ये फरमाइए कि डायलॉग रास्ता पीपल्स पार्टी से खोलना है क्या? मुस्लिम लीग ने दरखास्त लेके जानी है राना तनवीर साहब ने या कमर जमान खेरा ने,
वज़ीर आज़म के हज़ूर पेश होना है कि जनाब हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं और आइए हमें मौका दीजिए। या दूसरा काम ये होता है कि हुकूमत वो जब देखती है क्राइसिस है, हम तो 2.5 साल से इस हुकूमत को मौका देते रहे, हम तो असेंबलियों में खड़े होकर इनको कहते रहे कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लीजिए, आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो के साथ हम आपका साथ देने को तैयार हैं। बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम तो पहले दिन से उसके जवाब में क्या था इमरान खान साहब ने, एक गर्दान है जो हर वक्त माँ बहन की गालियों की तरह चोर है डाकू है, चोर है डाकू है, एनआरओ मांगते हैं, ना कोई एनआरओ मांगता है। और 2.5 साल से आज तक इमरान खान उनकी पूरी काबीना, पूरी नैब, आज तक न सुप्रीम कोर्ट को, न हाई कोर्ट को, न किसी नैब कोर्ट को कोई एक कागज सबूत दे सकते। अदालतें रोक उठा के केस इनके मुंह पे मार रही हैं, लेकिन फिर भी ये सताइस साल वो बोले जा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर तो वज़ीर आज़म से डायलॉग करना है, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब डायलॉग करेंगे? मेरी जानिब में वो इसलिए नहीं करेंगे, वो मुझे पसंद नहीं है, वो फाशिस्ट है। फाशिज्म एक सियासत है, वो भी इलेक्शन के जरिए लोग आते हैं, कोई ये को गाड़ी नहीं है। लेकिन फाशिज्म में अपने मुखालिफ को दुश्मन साबित किया जाता है, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उसके खिलाफ इदारों को मूव किया जाता है, उसके कारोबारों को बंद किया जाता है, उसके लोगों के खिलाफ सरकारी इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। और अल्टीमेटली ये सारे अमल और झूठ के सहारे, प्रोपेगेंडा के सहारे, जिस तरह हिटलर और बाकी लोगों ने की थी, ये हुकूमतें चलाई जाती हैं। ताकि ये बैन ही चलाई जा रही है। अगर आपको वज़ीर आज़म से तवक्को है कि वो सीरियसली डायलॉग करना चाहते हैं, तो मैं आज आपके प्रोग्राम में कोई 100वीं दफा फिर कह रहा हूँ, मैं तसल्ली देता हूँ कि हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं, हम किस एनआरओ का जिक्र नहीं करते, हम जाने हमारे लेकिन साहब वो जब आप नैब कवानीन को तब्दील करने की जब आप लोग बात करते हैं, वो उसको एनआरओ से तशबीह देते हैं। तो अगर डायलॉग होंगे वज़ीर आज़म से या हुकूमत से, तो फिर वो नैब कवानीन में वो जो तब्दीली वाले पॉइंट्स हैं वो तो नहीं फिर आप लोग दोहराएंगे? अच्छा, पहली गुजारिश तो ये है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या हुकूमत तब्दील होने चाहिए? हुकूमत को कह रही है, फवाद चौधरी साहब को देख लीजिए, मिनिस्टर साहब को सुन लीजिए, वो सारे कह रहे हैं और हमें छोड़ दीजिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि नैब जो इदारा है, ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, ये बाजू मरोड़ने का इदारा है, ये लोगों की पगड़ियां उछालता है, ये जमातें तोड़ता है, ये जमातें बनाता है, ये बहुत गिराने के काम आता है। वो चीजें जिनकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की है, क्या उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल ना करें, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देने का एजेंडा तो हुकूमत सामने लाए। वज़ीर आज़म तो वो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माता अपोजिशन के सामने ही नहीं आना चाहता, हम करें क्या? जी राणा साहब, तो अब जब अभी आप लोगों के 3 जलसे दायरे बाकी हैं, इसमें अगर आप भरपूर तरीके से अवामी दबाव इस हुकूमत पर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप मजबूर कर सकते हैं हुकूमत को डायलॉग के लिए। ज़ाहिर है अगर हुकूमत बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करेगी, किसी एक मौके पर उसे महसूस हो कि हुकूमत गिर भी सकती है, तो फिर तो मजबूर हो जाएंगे वो लोग आपसे बात करने के लिए। बनाए इस तरह की कोई हिकमत अमली? मैं आपको बताऊं कि क्या आपको महसूस नहीं हो रहा कि एक जो हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार है? और जिस दिन से ये पीडीएम ने अनाउंस किया है, एपीसी हुई है और एपीसी की मीटिंग कई से डे 1 से ही वो परेशान हैं और घबराए हुए हैं। अभी हमारा जलसा जो गुजरांवाले में हुआ था, उससे बड़ा कराची में हुआ है, और कराची से ईरान में, जहाँ आपको पता है, पापा को पता इस तरह है या ट्राइबल सिस्टम है जो भी है, तो वहाँ पे जिस तरह का जलसा वो आपके सामने है। अब पेशावर में होगा तो फिर वहाँ भी देखिएगा, उन पे प्रेशर है, मैं आपको बता रहा हूँ। जीरान साहब रुकिएगा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे मैं शुरू करूंगा और आपके सामने सवाल रखूंगा कि जहां भी आप जलसा करते हैं, गुजरांवाला, कराची, कोयटा, उस जलसे के बाद एक बड़ा तनाजा क्यों खड़ा हो जाता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपके हर जलसे में कोई ना कोई ऐसा तनाज़ा हो जाता है। गुजरांवाला में जब मियाँ साहब ने तकरीर की, ज़ाहिर इदारों को मुखातिब किया, उस तकरीर को मुतनाज़ फिर वज़ीर आज़म ने करार दिया।
कराची जब आप आए वहाँ कैप्टन सफदर वाला वाकया हो गया, फिर कोयटा जलसे के बाद अभी अयाज सादिक वाले बयान का मामला उठ गया। तो हर जलसे के बाद कोई ना कोई ऐसी एक एक्टिविटी होती है कि वो फिर मौजूद बहस बन जाती है और आपका जलसा कहीं पसे मंजर में चला जाता है। नहीं, ये होता ही इसलिए है, आप भी समझते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है आप लोगों से जो आप ये सारी चीजें करते हैं, बड़ा डीपली देखते हैं हमसे भी ज्यादा। ये होती इसलिए है, ये कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा कर देते हैं जिससे वो जलसे का इम्पैक्ट है पॉलिटिकल, वो मीडिया पे ना आए और वो उसमें कामयाब हो जाए। आपको पता है जो सफदर का किया था, तो सफदर का वो इसीलिए किया था कि वो मीडिया पे सारा दिन वो चलता रहा। इसी तरह कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जैसे ये, लेकिन एक वाइब्रेशन जो है वो गरमैश तो पहुंचती है जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वहाँ पे जो हाल है मैं आपको बताऊं कि इनकी, फिर मैं कहूँगा टांगे कांप रही हैं। अब पेशावर में होगा, फिर लाहौर का जो जलसा है 13 दिसंबर को, इंशाल्लाह वो आप देखेंगे जिस तरह का जलसा होगा। और फिर उसके बाद नौबत हम तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जनवरी में जब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो पूरी कौम जाएगी। तो ये तो अब होके रहना होना, और ये होके रहना है, होके ये देखना है कि इस क्राइसिस को आगे किस तरह हम लेके जाएं। जिस तरह अभी बात की खैरा साहब ने, देखिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक अगर प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई करता डायलॉग, तो हम तो जमहूरी लोग हैं, बातचीत का सियासत का हिस्सा है, उसको हम बंद तो नहीं कर सकते। करने से तो फिर चीजें बदगली में चली जाती हैं। तो ये हम समझते हैं कि अगर उनका ज़हन में है कि कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स उनमें है जो कि आज तक नहीं शो हुए, दुल्हन की तरह आते हैं, दुल्हन की तरह भी पर्दा करके चेहरे को बैठ जाते हैं, अपनी कुर्सियां चेयर जो है वो फलांगते हैं। ये कभी प्राइम मिनिस्टर का है? ये इसका कंडक्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर है? आप बताएं मुझे। रोजाना कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ देते हैं जैसे सारी कौम परेशान हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें आपके सामने हैं, ये इस तरह नहीं होती कि ये तो वैसे चली जाएगी। और इतनी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी इतनी पुरानी पार्टीज हैं और बड़ी लोगों में पॉपुलर पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ANP है, JUI है, आप सारी देखें। तो मैं समझता हूँ ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की हैं, जिनके बड़े डीप रूट्स हैं। अब ये कहना कि NRO मांगते हैं 10,000 दफा कहा है हमसे, कसम उठा लो, कभी ये सोचा भी नहीं है NRO का। और आपकी पोजीशन जो है वो हमें पता है, हम पागल हैं क्या NRO आपसे मांगते फिर? क्या आप खुद NRO रोजाना ढूंढते हैं? सही। आपको तो खुद NRO चाहिए, हर काम में आपको NRO चाहिए होता है। कोई ना कोई बोंगी मारते हैं, फिर वो बेल आउट करते हैं। ठीक है, इनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो कोई ना कोई बोंगी मार देता है। अयाज सादिक ने कोई, मेरा मतलब है कि उसने तो गवर्नमेंट को ये कहा कि आप एक पॉलिटिकल होती है, लेकिन जो जब शाह महमूद ने कहा कि आप सऊदी अरब को नाराज कर दिया वहां खड़े होके, तो किसी ने को पूछा कि ये पाकिस्तान के मफादात को आपने ठेस पहुंचाई है या नुकसान पहुंचाया है? आपके सामने है जो उसने स्टेटमेंट दी थी। तो वहां पे जो शोर अफेयर चीफ, हमारे चीफ आगे गया, वहां जाके थोड़ा सा उन्होंने उसको उसके मेंड किया, सारा कुछ किया। तो ये चीजें मैं समझा कौम देख रही है, कौम को शऊर है। अब वो खड़े हैं, दीवार खड़ी है, वो किसी वक्त भी गिर जाएगी। इस तरह के मामला नहीं आगे बढ़ते, कब तक बढ़ेंगे? ठीक है, तो चलिए सब पॉइंट आपका आ गया। इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट आएगा इस मूवमेंट का। तो कायरा साहब, अब जाहिर है अगर अवामी रिलीफ के लिए ये हुकूमत कुछ इकदाम ऐसे करती है अगले 2-3 माह में, और ऐसा लग भी रहा है कि वज़ीर आज़म कुछ सीरियस हैं महंगाई को लेकर के, महंगाई को कम किया जाए, कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाएँ कि आवाम को आसानियाँ मिल सकें, चाहे आपकी इस तहरीक के नतीजे में ही हो, फिर आप लोग कुछ रिलीफ इनको देंगे? ज़रा हाथ कुछ हौला रखेंगे, कुछ टाइम इनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर महंगाई में कमी हो जाती है, गवर्नेंस बेहतर हो जाती है, ये एहतसाब का निज़ाम थोड़ा शफाफ हो जाता है, ये इस्लाहात अगर 2-3 माह में हो जाएं, तो फिर वक्त देने के मूड में हैं आप लोग? कायरे साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आप सर सवाल तो जी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए अगले 2-3 माह में कुछ इकदाम करती है, महंगाई में कुछ कमी आती है, कुछ एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात होती हैं, जो एकतरफा एहतसाब वाला मामला है उससे कुछ मुख्तलिफ होता है मामला, गवर्नेंस को थोड़ा बेहतर करते हैं, तो फिर आप लोग कुछ हौला हाथ रखेंगे? आपकी ये तहरीक ज़रा हुकूमत को कुछ और मजीद टाइम देने को तैयार होगी? वैसे तो इफ्स एंड बट्स के सवालों के जवाब देने मुमकिन नहीं होते, लेकिन आपने तो बहुत सारे इफ्स लगा दिए। अगर ये हो, अगर ये हो, अगर ये हो, इतने सारे अगर, तो इस हुकूमत से तवक्को ही नहीं की जा सकती।
ये तो नाहलो नालायकों की हुकूमत है। इसने 2.5 साल में क्या किया कि हम किसी बात पे यकीन कर सके? एक महंगा हुआ, इन्होंने नोटिस लिया और महंगा हो गया, नापैद हो गया। चीनी महंगी पे नोटिस लिया, चीनी आसमान पे चली गई। आटे पे नोटिस लिया, आटा नापैद हो गया। अब ये नारे मार रहे हैं, वो नारे किधर गए जाएंगे? और इनके रवैयों में तो फर्क नजर आता है आपको। हम तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय आप पूछते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अवामी रिलीफ की तरफ बात करते हैं और संजीदगी से करते हैं तो सियासी जमातें शायद इस बात को सोचें, लेकिन इनके फाशिस्ट रवैये इस बात के गमाज हैं कि ये नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे तो हमने फैसला किया है कि 3 महीने में, आप कह रहे हैं कि अगर ये कुछ करेंगे तो आप हौला हाथ रखेंगे, हमने तो तीसरे महीने में पारित करना है, क्योंकि जनवरी तक तो हमने डेडलाइन की हुई है। नहीं, लेकिन काजी साहब ज़ाहिर इंटेंशन तो उनकी इस वक्त कुछ दिखाई दे रही है। कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ नातजुर्बेकारी की बुनियाद पर यह महंगाई हो गई, कुछ चीज़ें वो इनके काबू में नहीं आ सकी। कोशिश तो अब ये कर रहे हैं कि किसी तरह इस महंगाई को नीचे लाया जा सके। वफाकी वज़रा खुद आकर यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। ज़ाहिर है आपकी तहरीक ने एक प्रेशर भी बना दिया है। फिर अगर कुछ इकदाम इस तरह के होते हैं, अमली तौर पर हमें नज़र आती है महंगाई कम होती हुई, तो फिर कोई सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों के दिलों में पैदा हो सकता है? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि आपका ख्याल है कि ये कुछ कर रहे हैं इक़दाम, लेकिन मैं पंजाबी का लतीफ़ा है, मैं उसको थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, करता हूँ, शायद पूरी तरह तो ना हो पाए। वो कोई लड़का था, माँ का बड़ा गुस्ताख था, माँ के साथ बड़ी बदतमीजी करता था, तो लेकिन माँ उसके साथ प्यार करती थी। एक दिन पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए और थानेदार ने जाके थाने में लंबा कर और उसको जूते मारे, डंडे मार रहे थे। वो रो रहा था, चीख रहा था, तो उसकी माँ भागती आई, पता चला थाने चला गया। माँ आई तो जब थाने वालों ने उसको डंडा मारा ना, तो उसके मुंह से निकला हाय माँ। तो माँ ने कहा, वो दर्द तो भूल गई, उसने कहा थानेदारा तेरा शुक्रिया, उन्हें इसको माँ तो याद करा दी। इस हुकूमत का हमें पूरे कौम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस हुकूमत को आवाम तो याद करा दिए कि इनके तरफ देखो, इनके हालात को सुधर करने की कोशिश करो। सही जी। राना साहब, आपका भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर महंगाई में कुछ कमी होती है तो फिर हुकूमत को कुछ वक्त देने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं ना तो इत्तेफाक करता हूँ आपसे, तो ना माज़रत के साथ, कायरा साहब के साथ कि जी हमने याद कराया, ये बात नहीं है। आप मुझे बताएं कि 6 दफा तो इन्होंने महंगाई का नोटिस लिया है कि पता नहीं कितनी दफा लिया है। बिल्कुल, हर मंगल को लेते हैं काबीना के इजलास में। ऑफिशियल आज इनका था कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है इनकी डिपार्टमेंट की जो है वो मिनिस्ट्री, उसका था कि और बीच में लिखा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जब भी प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई का नोटिस लिया है और बढ़ गई है, तो ये और नोटिस लेंगे और शोर करेंगे। जो एक बुनियाद है इनकी गलत है। आप कहते हैं जी एक्सपीरियंस की वजह से, खुदा के लिए इन एक्सपीरियंस लोगों की कास्ट पे नहीं होता। आप रहम करें कौम पे ऐसे लफ्ज बोल के जी कि ये नलायक है तो हमने इनको बर्दाश्त करना, क्योंकि इनको तजर्बा नहीं था। तजर्बा नहीं है तो घर पे बैठे। बड़े लोग हैं हुकूमत करने वाले, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, तजर्बा है, और ये इनके पास रह ही ये जाता है कि जिसका आज मैं पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये फरदौस आशिक अवान के मतलब क्या ख्याल है जो चेंज हुई है। तो उन्होंने कहा जो फयाजुल हसन है उसका नाम, या फयाजुल क्या है चौहान, उसका अगर बदल इनके पास फरदौस आशिक अवान है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। आप बताएं लोग इनके पास जो बयानिया मियां साहब का था, मरियम नवाज साहिबा का था, वो शुरू से बहुत जारहाना, बहुत ही एग्रेसिव था। फिर एकदम से शाहिद खाकान साहब ने डायलॉग की बात की है, एक फ्लेक्सिबिलिटी की फिजा बनाई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कोई बैकडोर चैनल्स पे आप लोग कुछ काम कर रहे हैं। हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई थी आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए जब PDM बनी थी, तो कहीं क्या कोई ऐसे राब्ते भी हो रहे हैं कि कहीं कोई मुज़ाकरात की फ़िज़ा हमवार हो सके? लेकिन मियां साहब और मरियम साहिबा क्या इस मामले में एतमाद में लिया गया, आप लोग उनको लिया आपने? देखिए नहीं, वो अगर कोई हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है, ना कोई हमें कोई संजीदा बात का पता है, क्योंकि उनके राब्ते हैं या राब्ते किसी ने किए हैं इस लेवल पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप के लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि राब्ते क्या उसमें होने क्या, हमारी डिमांड क्या है। एक PDM बनी, उसका एक चार्टर एक्शन वहाँ पे जो लामिया था, वो जो साइन है सबका, वो सब पे उसमें मुझसे क्या, बाकी तो। लेकिन राना साहब, जब शाहिद खाकान साहब अगर बात करते हैं डायलॉग की, तो इसका मतलब कि वो मरियम साहिबा या मियां साहब की ही तर्जुमानी कर रहे हैं ना? इसका मतलब कि वो लोग भी डायलॉग चाहते हैं किसी भी सतह पर। शाहिद खाकान बिल्कुल हमारा सीनियर आदमी, प्राइम मिनिस्टर है,
लेकिन वो बात करता है तो वो नुमाइंदगी कोई उधर से पार्टी लाइन, तो ये ऐसी नहीं है कि जिस तरह आप उसको पोज कर रहे हैं कि जिन्होंने डायलॉग कह दिया। किसी कोई हमारे बड़े लोग रिजिड हैं कि नहीं होनी चाहिए बातचीत। कुछ मैन डेमोक्रेसी जो है, जो जमहूरियत है, वो बातचीत उसका एक बहुत अहम जुज़ है, वरना चीजें खराब हो जाती हैं। मैन डायलॉग कामी, लेकिन किस टर्म पे और कौन सी जो चीजें उन पे, मतलब वो कौन से इश्यूज हैं जिन पे बातचीत हो। ठीक है, ये इशू सबसे बड़ा है कि इशू में कौन से इश्यूज हैं। हमारे इशू क्या है? हमारे इशू हैं कि लोग चल गए, महंगाई है, 2 वक्त की रोटी है उनके पास नहीं, यहाँ पे गवर्नेंस है नहीं। मेरी पहले बात जरा गौर से सुन लेना जी, जल्दी में आप होते हैं। गवर्नेंस है नहीं, लोगों को कोई किसी जगह रिलीफ मिल नहीं रहा, ना कोई दफ्तर में कोई अफसर काम कर रहा है, ना नीचे थाना कचहरी काम हो रही है। लोग किसके हैं? इधर उधर ऊपर की सतह पे आप देखें तो वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो चुकी है, उसकी अफादियत खो चुकी है, वो कोई पार्लियामेंट नहीं है। ये जो ना ज़ियाउल हक का वो शूरा, मजलिस शूरा उसने बनाई थी, उससे भी बदतर है। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जा रहे हैं, नौकरी ये हाथ मिलाने को अपोजिशन के साथ तैयार नहीं। अपोजिशन ने शुरू में बड़े जचर दिए हैं कि हम उनको कोऑपरेट करने के तैयार है, इसके बावजूद धांधली दादा ये इलेक्शन है। चलें राना साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। राना तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, मौजूद थे नून लीग के सीनियर रहनुमा, और कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। और राना साहब वक्त बहुत ज़्यादा हुकूमत को हमने दिया, बहुत मौके दिए कि हुकूमत आए और बैठ कर मुज़ाकरात कर ले। अभी भी ये मौका देने को तैयार है। हम देखते हैं कि हुकूमत का इस पर क्या जवाब होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अमरीकी इलेक्शंस की बात होगी। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इलेक्शन में धांधली के इल्जामात और नताइज को रोकने जैसे मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होते, बल्कि हालिया अमरीकी इलेक्शन ने साबित कर दिया कि ये मसाइल दुनिया की बड़ी ताकतों और बेहतरीन कानूनी और अदालती निज़ाम रखने वाले ममालिक में भी हो सकते हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबात की वोटिंग का मरहला मुकम्मल हुआ, फौरी नताइज आना शुरू हुए। ज़्यादातर रियासतों में जो बाइडन की अक्सरियत वाज़ेह थी, लेकिन फिर अचानक नताइज आने की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई, बल्कि तकरीबन रुक ही गई। दोनों सदारती उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे इलेक्शन से पहले भी करते रहे और अब भी कर रहे हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अपनी फतह का दावा करते हुए कहा कि हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और ये सदारती इंतखाब हम ही जीतेंगे। आखिरी वोट की गिनती तक सदारती इंतखाब का महाज गर्म रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए पहले इलेक्शन जीतने का दावा किया और फिर धांधली का इल्जाम लगाते हुए बोले कि वो इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नए अमरीकी सदर ट्रंप हो या जो बाइडन, दोनों अपनी अपनी फतह के दावेदार हैं, जबकि अभी भी मुल्क में लाखों वोटों की गिनती होना बाकी है। डेमोक्रेट्स वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि जो भी नतीजा आएगा उसे खुले दिल से तस्लीम करेंगे, जबकि रिपब्लिकन्स बिल्कुल पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह ये कह रहे हैं कि अगर नतीजा उनके खिलाफ आया तो इसका सीधा और साफ मतलब ये होगा कि धांधली हुई है और इस नतीजे को वो नहीं मानेंगे। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, ये अचानक से नताइज आना रुक गए हैं, बहुत ही सुस्त का शिकार हो गए, इसकी क्या वजह है? आप तो वहां मौजूद हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्या सूरत हाल आपकी समझ आती है? जी, ये देखें जी, बहुत सारी जो स्टेट्स थी ना, उन्होंने ये काफ़ी देर से ये चल रहा था कि मेल इन बैलेट बहुत बड़ा फैक्टर था ड्यू टू कोरोना इस इलेक्शन के अंदर। तो वो जो प्रेरोगेटिव होता है गवर्नर्स का कि उसको किस तरह एंटरटेन करें, तो कुछ गवर्नर्स ने डिसाइड कर लिया था कि हमारे पास जो मेल इन बैलेट उस दिन तक आ जाएंगे उसको हम एंटरटेन करेंगे। कुछ ने बोला कि जी हम उसके बाद तक जो मेल की स्टैंप लगी होगी इलेक्शन से पहले उसके बाद भी आएंगे तो हम करेंगे। तो अब ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो मेल इन बैलेट एक तो बहुत बड़ी तादाद में आए, और दूसरा ये कि इन्होंने जैसे पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना को, इन दो स्टेट्स के पास तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि ये एक 8 दिन और दूसरी 9 दिन तक मेल इन बैलेट के लिए वेट कर सकती है। तो ये लोगों को इस पे सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए। अगर तो ये इलेक्शन पेंसिल्वेनिया के ऊपर डिसाइड करना हुआ तो ये 9 दिन और भी आगे जा सकता है, यानी 8 दिन फर्दर आगे जा सकता है। तो ये मेल इन बैलेट है जिसकी वजह से ये चीज़ रुकी। और ट्रंप साहब जो बार बार इसी चीज़ को बोल रहे हैं, डेमोक्रेट पार्टी हमेशा से उसकी कोशिश होती है कि जितने आसानी से लोगों को वोट डालने की फैसिलिटीज़ दी जाए, और रिपब्लिकन की कोशिश होती है कि इसको इतना मुश्किल बना दिया जाए कि ज़्यादा लोग ना आ सकें।
क्योंकि दोनों सूरतों में कम वोट पड़ने की सूरत में रिपब्लिकन के चांस बढ़ जाते हैं और ज्यादा वोट पड़ने की सूरत में डेमोक्रेट के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इन द नटशेल ये सारा सिलसिला है। तो अब ये मेल इन बैलेट ये जो डिले है इसका रिजल्ट पर तो कोई असर, इसका किसी को फायदा, जो बाइडेन को या डोनाल्ड ट्रंप को फायदा या नुकसान किसी सूरत में हो तो नहीं सकता? रिजल्ट पर तो ये इफेक्ट नहीं कर सकता ना, ये डिले जो है? डिले रिजल्ट को इफेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप इसकी तो किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि रिजल्ट्स के अंदर कोई धांधली जो बात की जा रही है वो धांधली ऐसा नहीं है कि किसी की को पर्चियां उठा के। हाँ, ये चीज पॉसिबल थी जब पेंसिल्वेनिया के अंदर इस चीज के ऊपर पटिशन थी कि जी इसको इलेक्शन डे के बाद जो आएंगे बैलेट उनको नहीं गिना जाए, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गई है तो वो 8-9 दिन बाद तक के बैलेट भी काउंट किए जाएंगे। और जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं वो भी 1.2 मिलियन प्लस हैं। अच्छा, वहां पे ट्रंप को 7 लाख की बढ़तरी है इस वक्त, लेकिन एज सून वो मेल इन बैलेट काउंट होंगे तो ये बिल्कुल यानी आप समझ ले कि बहुत माइनर सा डिफरेंस रह जाएगा। बेसिकली सीम्स लाइक के जो बाइडेन के हक में होगा लेकिन बहुत मामूली होगा। और इन चीजों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब चीजों को उठा करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और ये जाएगा। आप इसको वाजे रखें, रिजल्ट जो भी हो ये बाइडेन के जीत का रिजल्ट आएगा और ट्रंप इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे और पर्ची की बुनियाद पे, इलेक्शन के नंबरों की बुनियाद पे इसका फैसला करना है। बाकी फैसला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि जी हम मेल इन बैलेट को काउंट करेंगे रिगार्डलेस, 7 दिन बाद भी आएंगे पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में। तो आई डोंट थिंक इसमें डिले है, लोगों को पेशेंस रखनी चाहिए, जो कोई इशू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मुकम्मल एतमाद रखना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ सोशल जस्टिस, इज अ मैटर ऑफ रियल स्टैटिस्टिक्स एंड काउंटिंग। उसके ऊपर जो फैसला आएगा वो ठीक फैसला है। ठीक है, लेकिन ताहिर साहब जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात करते हैं कि इलेक्शन में धांधली की कोशिश की जा रही है, मुझे हराने की कोशिश की जा रही है, तो दरअसल वो किस पर इल्जाम लगा रहे होते हैं? क्या अमेरिका में भी वहाँ भी कहीं कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, जो कि इलेक्शन के रिजल्ट को आगे पीछे कर सकती है या अपनी मर्जी के उम्मीदवार को जितवा सकती है? किस पर इल्जाम लगा रहे होते हैं धांधली का? वो तो खुद प्रेसिडेंट है। अच्छा, वो दुनिया के हर शख्स पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। अच्छा, अमेरिका के अंदर कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, अमेरिका के अंदर कोई फेडरल एजेंसी नहीं है, कोई अदारा नहीं है जो इलेक्शन को कंडक्ट करता है। बेसिकली ये इलेक्शन स्टेट के मैटर्स हैं। टेक्सास ने अपना इलेक्शन करा दिया, रिजल्ट आपके हवाले कर दिया, अब मतलब बता दिया, पोस्ट कर दिया, किसी के हवाले भी नहीं किया, उन्होंने अपना ऐलान कर दिया सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट का। इसी तरह जो बाकी स्टेटों ने, नवाडा ने, दूसरे अपने ऐलानात कर दिए। अब आप अपने कैंप में बैठे हुए हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अपने कैंप में बैठे हुए हैं, और वो जो ऐलानात होते हैं उसके ऊपर आप अपने इलेक्टोरल कॉलेज पेंसिल और पेपर लेके लिख रहे हैं। जब आपके 270 हो जाते थे आप उठ के ऐलान करते थे, थैंक यू बोलते थे अपने लोगों को, जिसके नहीं होते थे वो उठ के अपनी कंसेशन स्पीच करते थे। साथ ही रहेगा, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। असफर इमाम साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी बड़े कीनली इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो असफर साहब, अब ये जो सूरत हाल है, अभी एक डिले यहाँ पर आ गया, ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तानी इलेक्शंस को ही कवर कर रहे हैं, चूँकि यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं किसी किस्म का कोई रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर वो इलेक्शन हार गए तो ये धांधली शुदा इलेक्शन होगा। ये मतलब क्यों इतनी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है? जब डेमोक्रेट्स इस नतीजे को खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं, जो भी नतीजा आए, तो रिपब्लिकन्स की ऐसी सोच क्यों है? अब ये इस सोच के बारे में तो रिपब्लिकन खुद बता सकते हैं। ज़ाहिर है मैं उनके बारे में सोच में के बारे में क्या कह सकता हूँ। असल में देखें, ये जो डाक के ज़रिए वोटिंग का सिलसिला था, इस पर सदर ट्रंप ने पहले ही अपने खदशात का इजहार किया था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और वो इसके हक़ में नहीं थे। और उसी को बुनियाद बना के देखें, इस वक्त भी जो नताइज का दारोमदार है वो चंद रियासतों में जहाँ पे जो एब्सेंटी वोटर्स वोट हैं, जिसकी गिनती हो रही है अभी, उसी पर है। और सदर ट्रंप का यही कहना है कि वो रजू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और ज़ाहिर आइनी तौर पर यही तरीक़ाकार है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दे, और वो रजू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये एब्सेंटी वोट्स जो अभी तक जिनकी गिनती हो चुकी है, या वहाँ पे रोक दी जाए या उसे शामिल किया जाए, ना किया जाए। तो बहरहाल फैसला अदालत के पास होगा, तो उसके मुताबिक ही फैसला होगा। जो खदशात का इजहार किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि सदर ट्रंप पहले भी इस बारे में कह चुके हैं कि इसमें मैनिपुलेट करने के इम्कानात हो सकते हैं, तो लिहाजा इसको ना किया जाए। लेकिन उनकी मर्जी के बावजूद, उनकी मर्जी ना होने के बावजूद ये एब्सेंटी वोट्स का सिलसिला जारी रखा गया था। तो और जैसा कि बताया हमारे मौजूद मेहमान ने, पब्लिक सेंटिमेंट्स को अगर देखें, वहाँ फिजा क्या बनी हुई है, माहौल क्या बना हुआ है,
इस वक्त सपोर्ट ज़्यादा पब्लिक की, आम पब्लिक की सपोर्ट किसको ज़्यादा है? आपका तज्जिया क्या कह रहा है, कौन अमेरिका का अगला सदर हो सकता है? देखें, पॉपुलर वोट तो बहरहाल सदर ट्रंप ने ही हासिल किए हैं। जो मैं तो जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर इमिग्रेंट है, तो और ये इलाके आमतौर पर डेमोक्रेट्स तस्वर किए जाते हैं, तो ज़ाहिर है डेमोक्रेट्स के इलाकों में डेमोक्रेट सोच रखती है। लेकिन पॉपुलर वोट जो ज़्यादा वोट है बहैसियत मजमूई, पिछली बार हिलरी क्लिंटन ने हासिल किए थे, इस बार सदर ट्रंप ने हासिल कर लिए। एक तो ये, दूसरी बात है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज का जो मुकाबला है, इसमें अभी जब ये इन रियासतों का जो फैसला आ जाएगा, जिसमें कम से कम 2 रियासतों में इस वक्त बताया जा रहा है कि जो बाइडेन को थोड़ी सी बरतरी हासिल है, लेकिन कोई कम से कम 5 रियासतों में अब भी सदर ट्रंप को मामूली बरतरी हासिल है। मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, इनमें इसके अलावा पेंसिल्वेनिया, इसके नताइज अगर जब आ जाते हैं सामने तो फिर आपको पता चलेगा कि ये नताइज क्या है, और उसके बाद ही हतमी नतीजा की बात किया जाएगा। बहरहाल सदर ट्रंप तो बज़ाहिर बहुत इत्तेमाद से बात कर रहे हैं कि वो इस इंतखाबात को वो जीत चुके हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा पूरा एतमाद है। ताहिर साहब, अगर जो बाइडेन साहब आ जाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट वो बन जाते हैं, तो साउथ एशिया का खासतौर पर पाकिस्तान के लिए क्या वो चेंज लेकर आएंगे? जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज थी उनमें कोई शिफ्ट, कोई चेंज आप देख रहे हैं? क्या है मंशूर का हिस्सा आपकी? देखें जी, डोनाल्ड साहब एक रुकिएगा जरा, ताई जावेद साहब से पूछा मैं। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की 4 साल के अंदर ना कि पाकिस्तान के सिलसिले में कोई फॉरेन पॉलिसी थी, बल्कि पूरी ग्लोब के लिए कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। उनका तो काम था कि सुबह उठो, आज चाइना पे यल करो, कल सऊदी अरब से बात करो, उससे कुछ पैसे ले लो, और फिर एक दिन ऐलान कर दो कि मैं कश्मीर का फैसला भी करा सकता हूँ और मैं नॉर्थ कोरिया को भी इंगेज कर सकता हूँ। ये एज नीड बेसिस पॉलिसी कोई नहीं थी। तो कम अज कम जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद एटलीस्ट लोग टेबल पे बैठेंगे, पॉलिसीज मुरतब करेंगे, दूसरी तरफ के लोगों के साथ डिप्लोमेसी वापस इन द प्ले होगी। ठीक है, तो ये चेंजेस आ सकती हैं। क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, असफर इमाम साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स लेना। असफर साहब, इस सवाल का जवाब आप भी 20 से 30 सेकंड में अगर मुख्तसर दे सकें। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, और ये पॉलिसी जो है वो बहुत सोच समझ कर, यकीनन सदर ट्रंप जो है मुख्तलिफ ऐलानात करते रहते हैं, लेकिन उनकी ये पॉलिसी पूरी मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है कि जो मजीद जंगों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, अफवाज की वापसी होगी। तो इस तरह की पाकिस्तान के हवाले से सदर ट्रंप के वो जज्बात में ख्याल है, माजी में हमने देखा कि पिछली हुकूमतों में के दौरान में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे बनिस्बत इस वक्त सदर ट्रंप। चलें, बहुत शुक्रिया। असफर इमाम साहब, ताई जावेद साहब हमारे साथ अमेरिका से दोनों मौजूद थे, और असफर इमाम साहब भी कह रहे थे कि पॉलिसी में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी, चाहे जो बाइडेन सदर बने, डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, चेहरा तब्दील हो जाएगा लेकिन पॉलिसीज वही रहेंगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।